राज्य सरकार इन आंदोलनकारी छात्रों को एक मजाक के जरिए भुलावा दे करके, एक लॉलीपॉप दे करके घर भेज दिया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही अनुसंधान आगे बढ़ाया जाना था और 6 माह के भीतर अनुसंधान जो है सीआईडी का पूरा कर लिया जाना था। राज्य सरकार और सीआईडी ने उन तथ्यों को, उन साक्ष्यों को न्यायालय से भी छिपाया था। जो एविडेंसेस है उसके आधार पर हो सकता है कि राज्य सरकार को सारे साक्ष्यों का आकलन किया गया तो ये पाया गया कि वास्तव में इस मामले में पेपर लीक थी, कि जो उनकी धारणा थी या धारणा है वो धारणा गलत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। एयरनाउ देख रहे हैं आप। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं थी जिनमें भ्रष्टाचार था, उसको लेकर छात्र आंदोलन चल रहा था, जो आज लगभग 26 दिनों के बाद समाप्त हो गया। सरकार ने इन छात्रों की सारी मांगें मान ली, सीबीआई जांच को छोड़कर। परीक्षाएं रद्द हो गई, जेएसएससी, सीजीएल रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही 21 परीक्षाएं रद्द की गई, 6 परीक्षाएं स्थगित की गई, 17 परीक्षा को जांच के दायरे में रखा गया है। अब दूसरे आंदोलन की शुरुआत हो गई है। जेएसएससी, सीजीएल में जिन्होंने नियुक्ति पाई, जो पास आउट हुए, और जेपीएससी 11 to 13 जो परीक्षा लिया गया था वो भी रद्द होने के बाद जो तमाम नियुक्त थे, नवनियुक्त जो अधिकारी थे, वो सब अब एकजुट हो गए हैं और उन्होंने आंदोलन की बिगुल फूंक दी है कि हमारी ज्वाइनिंग सही थी। अब पेच फंसा है। एक तरफ वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया, जिन्होंने जिनविन तरीके से पास किया। कुछ पे आरोप लगे कि उन्होंने पैसे की लेन देन करके सीटें खरीदी। अब जो रद्द हुआ है, ऐसे में हजारों लोगों का एक ही झटके में रोजगार चला गया, उनकी सरकारी नौकरी चली गई है, लोग सड़क पर आ गए हैं। अब असमंजस की स्थिति है। स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता, साथ ही तमाम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए, चूंकि ये कोर्ट का मामला है, सरकार ने रद्द कर दिया, कोर्ट में अब ये मामला कहां तक टिकेगा, इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। एक तरफ छात्रों को इंसाफ मिल गया। इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार के पास। सीनियर लॉयर हैं और स्टूडेंट्स की लड़ाई सालों से लड़ते आ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी छात्रों की, आपने देखा, लेकिन अब जो एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है, जैसे सीजीएल सबसे बड़ा मुद्दा रद्द हुआ, उसके बाद एक झटके में उनकी नौकरी गई, वो लोग अब सड़क पर हैं सर। देखिए, ये लड़ाई आखिर करवा कौन रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर राज्य सरकार के विरुद्ध का पक्ष रखना है मुझे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरकार इस राज्य में विगत कुछ वर्षों से जितनी परीक्षाएं हुई, उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या यहाँ पे परीक्षाएं एक तमाशा थी? क्या छात्रों के साथ एक मजाक था, या फिर एक व्यापार? वास्तव में जो तथ्य आ रहे हैं टीडीपीएल से संबंधित या सीजीएल की परीक्षा जिसको मैंने नजदीक से देखा है, तो मुझे साफ लगता है कि ये तमाशा ही चल रहा था इस राज्य में। छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा, बड़ा मजाक हुआ और एक व्यापार की तरह से सब कुछ चल रहा था। तो छात्रों के तरफ से जो आंदोलनरत थे, उनकी मांग भी जायज दिखाई देती है, उनका आंदोलन भी सही दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी छात्र जो है वो बचपन से पढ़ाई करता है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है, फिर 11th-12th की पढ़ाई करता है और बाद में ग्रेजुएशन इत्यादि के उपरांत वो नौकरी की ही खोज करेगा। ये पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, अन्य एग्जामिनेशंस जिसमें ये लोग बैठे, तो काफ़ी आकांक्षा होती है, काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग और कोचिंग वगैरह भी जाते हैं। और इसके बाद अगर ऐसा तमाशा देखने को मिलता है तो बड़ी शर्मनाक बात है इस राज्य के लिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र था जिसे इन छात्रों के आंदोलन ने उजागर किया है। सर, एक जो बड़ा सवाल कौंध रहा है, चूंकि ये कानूनी मामला है इसीलिए हम आपसे समझने पहुंचे हैं।
सीजीएल का जो रिजल्ट था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल तरीके से वो रिजल्ट दिया था। उसमें ये जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसमें कंडीशन ये था कि अगर जाँच में पाया जाता है 6 महीने के अंतराल में, तो ये एग्ज़ाम रद्द होगा और उनकी नियुक्ति जाएगी जो इस करप्शन में पाए जाते हैं, मतलब जिनके खिलाफ सबूत मिलता है। तो पर्टिकुलर सर उनकी नौकरी जानी थी, और क्या सरकार को ये राइट्स था कि वो इस परीक्षा को रद्द कर सकती थी, या कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही वो परीक्षा रद्द होता? देखिए, सीजीएल की परीक्षा से संबंधित जो मामला था उससे मैं बहुत प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ था हुँ, और लगभग सारे डेट्स पे मैंने ही उनकी जो पीआईएल हुँ, करता थे हुँ, प्रकाश कुमार, हुँ, उनकी ओर से मैंने ही पक्ष रखा था राज्य सरकार का। हुँ, 1000 अतिरिक्त अभ्यर्थी भी थे हुँ, जिन्हें शिकायत थी इस सीजीएल की परीक्षा की कंडक्टिंग के पैटर्न से। हुँ, तो न्यायालय के सामने में प्रारंभ में हुँ, जेएसएससी ने पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुँ, करने का प्रक्रम किया। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई हुँ, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के सारे तथ्य जो हैं हुँ, वो न्यायालय के सामने मैं कहूँगा कि नहीं रखे गए। हुँ, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके जो प्रारंभिक एसआईटी थी, हुँ, यद्यपि प्रारंभिक एसआईटी ने और प्रारंभ की इन्वेस्टिगेशन में हुँ, काफी सारे तथ्य आए थे हुँ, और प्रारंभिक एसआईटी अपना काम बखूबी कर रही थी, परंतु जो तथ्य आए थे हुँ, उसको बाद में तोड़ा मरोड़ा गया हुँ, और जो इन्वेस्टिगेशन थी वो एसआईटी को बदल करके हुँ, जो है हुँ, वो दूसरी दिशा में हुँ, इन्वेस्टिगेशन ले गए हुँ, और वास्तव में जो तथ्य उपलब्ध थे केस डायरी में हुँ, इन्वेस्टिगेशन में उसे छिपाया गया हुँ, और न्यायालय के समक्ष ऐसा पक्ष रखा गया राज्य सरकार की ओर से और सीआईडी की ओर से हुँ, कि बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं हुँ, उन साक्ष्यों से ये प्रतीत नहीं होता है कि पेपर लीक है, पहली बात। हुँ, दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि ये सारा गेस वर्क था हुँ, छात्रों का, हुँ, अभ्यर्थियों का। हुँ, ये कहना सीआईडी का गलत था हुँ, क्योंकि सीआईडी के पास जो प्रारंभिक केस डायरी थी उसमें सारे तथ्य आ गए थे। एक चंदन कुमार नामक जो एक्यूज्ड है हुँ, उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया था हुँ, कि उसे 150 क्वेश्चंस के ऑप्शंस रटाए गए थे हुँ, और उसमें से 150 क्वेश्चंस के अगेंस्ट में 120 आंसर्स जो है वो एग्जामिनेशन में मैच कर गए। हुँ, तो ये बड़ी गंभीर बात थी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे साक्ष्य थे हुँ, जिस पे गौर नहीं किया गया था हुँ, और ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि राज्य सरकार किसी प्रकार से और सीआईडी किसी प्रकार से इस मामले को कतिपय कारणों से ढकना चाह रही है। हुँ, बहरहाल ऐसी परिस्थिति में जब लगभग 1.5 साल तक रिजल्ट पे स्टे लगी रही हुँ, और माननीय न्यायालय ने अंततः ये पाया हुँ, कि एसआईटी जो है वो ये बता रही है न्यायालय को हुँ, कि बहुत सारे साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं हुँ, और इन्वेस्टिगेशन और जारी रखनी पड़ेगी। हुँ, ऐसे में न्यायालय के पास और कोई विकल्प नहीं था। हुँ, न्यायालय ने ये फैसला सुनाया हुँ, कि इन्वेस्टिगेशन जो है हुँ, वो गंभीरता से जो एसआईटी है या सीआईडी हुँ, वो 6 माह के भीतर पूरी करेगी हुँ, और उसके उपरांत हुँ, जो है वो जो छात्र नियुक्त होंगे हुँ, उनको जो है वो ये इस शर्त पे नियुक्ति दी जाएगी कि यदि इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनके अगेंस्ट में आता है हुँ, तो उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। हुँ, माननीय न्यायालय ने नियुक्तियां हुँ, जो की गई वो कंडीशनल करने का आदेश दिया था हुँ, और 10 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, हुँ, उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी ऐसा आदेश दिया था। हुँ, तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाना था। हुँ, अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हुई हैं, हुँ, मैं आपको प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य थे, एविडेंसेस थे उसके बारे में बता सकता हूं, हुँ, लेकिन ये पता नहीं है किसी को हुँ, और मुझे तो खास करके पता नहीं है कि वास्तव में 6 माह के अंतराल में हुँ, जब माननीय न्यायालय का आदेश हो चुका था, हुँ, क्या पता इन्वेस्टिगेशन की भी गई कि नहीं, हुँ, या अगर इन्वेस्टिगेशन की गई तो कौन से बड़े और नए तथ्य आ गए हुँ, और क्या सरकार ने ये प्रयास किया कि टेंटेड कैंडिडेट्स और नॉन टेंटेड कैंडिडेट्स हुँ, को अलग अलग किया जा सके। हुँ, देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों के अनुसार ये निर्धारित किया जा चुका है कि जब भी परीक्षा में धांधली अथवा इरेगुलरिटी, इलीगैलिटी या माल प्रैक्टिस की बात की जाएगी तो सबसे पहला दायित्व होता है राज्य सरकार का या अपॉइंटिंग एजेंसी का कि वो टेंटेड कैंडिडेट्स और नॉन टेंटेड कैंडिडेट्स के बीच में डिफरेंशिएशन पैदा करे और दोनों वर्गों को अलग अलग कर लिया जाए। तो वर्तमान मामले में जो हुआ है उसको मैं राज्य सरकार का एक तुगलकी फरमान कहूंगा। आपको ध्यान होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक एम्परर था, उसने अचानक दिल्ली से दौलताबाद चली जाएगी राजधानी, ऐसा हठात आदेश पारित किया था और उस आदेश के कारण कई सैकड़ों में लोग मर गए क्योंकि पैदल चलना पड़ता था, काफी घरों के सामान लेकर के गए। तो ये उसी तरह का तुगलकी फरमान लगता है राज्य सरकार ने जारी किया और ये भी दिखाई देता है, ये भी लग रहा है मुझे कि राज्य सरकार ने जानबूझ करके हड़बड़ी में न सिर्फ सीजीएल की परीक्षा जिसके बारे में पर्याप्त साक्ष्य थे उसको रद्द किया बल्कि 20-22 अतिरिक्त एग्जामिनेशंस को भी रद्द किया या स्थगित किया। ऐसा निर्णय बिना किसी आधार का अगर राज्य सरकार लेगी तो मैं यही मानता हूं कि राज्य सरकार ने सिर्फ आंदोलन को समाप्त करने के लिए ऐसा निर्णय आनन फानन में लिया है और ये सोच समझ करके लिया है कि ये सारे छात्र जो है इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्वेश्चन करेंगे सॉरी, और माननीय न्यायालय जो है वो बाध्य हो करके राज्य सरकार के विपरीत कोई आदेश पारित करेगी। तो राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना था। मैं समझता हूँ कि सीजीएल परीक्षा के बारे में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पहले के साक्ष्य थे और जो बाकी के 6 महीनों में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके आधार पर यदि राज्य सरकार ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया होता, एक यथोचित और डिटेल निर्णय लिया होता तो बात समझ में आती है। और यदि ऐसा लिया गया है तो थोड़ी परेशानी इन अभ्यर्थियों के लिए होगी क्योंकि गलत तो गलत होता है। यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के नियुक्त हो जाता है तो सबसे पहला दायित्व राज्य सरकार का ये है कि वैसे अभ्यर्थियों को बाहर करके मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अंदर किया जाए और यदि ये संभावना नहीं दिखाई देती है कि टेंटेड नॉन टेंटेड को अलग किया जा सके तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और उस नियुक्ति को या सारी नियुक्तियों को एक साथ रद्द किया जा सकता है। परंतु फिर से मैं आपको रिपीट करके कहना चाहता हूं कि ऐसे निर्णय के पीछे में एक ठोस विवेचना होनी चाहिए, ठोस विचार होना चाहिए। सर, तो जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं उनमें कई ऐसे बच्चे हैं, मान लीजिए 2100 की ज्वाइनिंग हुई है, उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पहली की सरकारी नौकरी छोड़ दी है। अब वो उनके सामने मतलब बेघर वाली स्थिति हो गई है और कई बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, पहली बार नौकरी लगी, अब उनको समझ में नहीं आया होगा क्या। तो ऐसे में इसका कानूनी रास्ता क्या है सर? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में सरकार ने एक ऐसे ही लॉलीपॉप दिया आंदोलनरत छात्रों को और ये कोर्ट में जाके इस पे स्टे लग जाएगा और चीजें जस की तस रहेंगी? देखिए, इन जो जायज अभ्यर्थी हैं या गरीब परिवार से आते हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ करके यहाँ नौकरी की और ऐसा कुछ हुआ है, मेरी पूरी सहानुभूति है वैसे अभ्यर्थियों, वैसे लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल संवेदनहीन हूँ, परंतु बात यह है कि देखिए, सीजीएल की परीक्षा से संबंधित मामला लगभग न्यायालय में 1.5 वर्ष तक चला था। उसके उपरांत भी माननीय न्यायालय जो है वो इन सभी अभ्यर्थियों के साथ थी और न्यायालय ने सीआईडी के अथवा राज्य सरकार के कहने पे ये माना कि जो अनुसंधान है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और जो साक्ष्य छिपाए गए या नहीं बताए गए उस आधार पे न्यायालय ने सही कहा था कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी किए जाने की बात है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के उपरांत जो है वो कौन सा अभ्यर्थी इस पेपर लीक का लाभार्थी था, उसमें
और जो लाभार्थी नहीं था, उसमें एक डिफरेंशिएशन करना है और उन दोनों को अलग करना है। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत तुरंत नियुक्तियां तो जरूर दे दी, जो कि कंडीशनल थी। ये इन सभी अभ्यर्थियों को पता है कि उनकी नियुक्ति कंडीशनल है। अब न्यायालय से बाहर मामला जब आया तो पूरा दायित्व राज्य सरकार के ऊपर था। मैं इसको इस तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार ने अपना दायित्व निभाया ही नहीं, यदि राज्य सरकार ने अनुसंधान में कुछ किया ही नहीं और राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि रियल कल्प्रिट्स जो है वो इनोसेंट कैंडिडेट से अलग किए जा सके, तो ये राज्य सरकार का पूरा दोष कहा जाएगा। प्रारंभिक दौर में राज्य सरकार ने तथ्यों को छिपाया, सीआईडी ने तथ्यों को छिपाया। कालांतर में जब इन्वेस्टिगेशन उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत हुई तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कैसे तथ्य आए, उसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। और अचानक जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लगता है कि राज्य सरकार दबाव में आ गई और राज्य सरकार ने आनन फानन में न सिर्फ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया, बल्कि 18 से 20 या 22 अतिरिक्त एग्जामिनेशंस को भी रद्द करने का निर्णय लिया। तो राज्य सरकार ने जैसा कि अन्य एग्जामिनेशंस के बारे में निर्णय लिया है, ये संभावना साफ दिखाई दे रही है। और मैं ये खुले तौर पे कहूंगा कि राज्य सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है और एग्जामिनेशंस को रद्द किए जाने का जो निर्णय लिया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। इसके पीछे की जो कार्रवाई होनी थी, यदि एग्जामिनेशंस टेंटेड थे तो किस तरह से टेंटेड थे, यदि अतिरिक्त एग्जामिनेशन जो हुए उसमें भी पेपर लीक था तो किस तरह से पेपर लीक था, यदि टीडीपीएल के अधिकारी या टीडीपीएल एजेंसी उन सभी एग्जामिनेशंस को कराई थी तो किस तरह की संलिप्तता जो है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड टीडीपीएल की थी और क्या भ्रष्टाचार कर दिया गया, ये सारे बिंदु जांच किए जाने थे। और एक एक जांच काफी गंभीर होता है, ये कोई मजाक नहीं है। तो सभी एग्जामिनेशंस को एक साथ रद्द करके ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने संपूर्ण प्रक्रिया का ही मजाक बना दिया है। छात्रों के लिए थोड़ी कठिनाई अभी है, वे न्यायालय गए हैं, परंतु मैं समझता हूं कि न्यायालय हर बिंदु पे गंभीरता से विचार करेगी और राज्य सरकार जरूर जवाबदेह होगी न्यायालय के समक्ष कि आखिरकार ये जो निर्णय लिया गया है तुगलकी फरमान के तौर पर, इसके पीछे कौन से रीजंस है, इसके पीछे कौन सा अनुसंधान है, कौन सी जांच है। सीजीएल के संबंध में क्या 6 माह से पहले कोई जांच जो हुई थी उसे आगे बढ़ाया गया कि नहीं, और कितने सारे अभ्यर्थी पाए गए हैं ऐसे जो लाभान्वित की श्रेणी में या लाभान्वित के ग्रुप में आ सकते हैं। यदि कुछ और भारी संख्या में लाभार्थी आते थे या दिखाई दे रहे थे राज्य सरकार को या सीआईडी को, तभी ये कहा जाएगा कि राज्य सरकार का निर्णय सीजीएल के मामले में भी सही है। यदि राज्य सरकार ने बिना किसी इस तरह के एक्सरसाइज को अडॉप्ट किए हुए अगर आनन फानन में निर्णय लिया है तो ये दोनों वर्ग के छात्रों को परेशान करने वाली बात है। और आप ये स्पष्ट तौर पे जान लीजिए कि ये अभ्यर्थी जो अभी निकाले गए हैं ये पुनर्नियुक्त भी होंगे, परंतु समस्या फिर भी यही रहेगी क्योंकि टीडीपीएल के ऊपर में बहुत गंभीर और बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और ये सारी नियुक्तियां जो है एक लंबे समय तक टेंटेड की श्रेणी में कही जाएंगी और राज्य सरकार को मन मार करके चाहे तो अपनी एजेंसियों के जरिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। और जैसा कि छात्रों की मांग है कि यदि राज्य सरकार इस रवैये से चल रही है तो कल को ये संपूर्ण मामला जो है वो सीबीआई की जांच का भी विषय हो सकता है। राज्य सरकार ने ये कैसे किया, सीजीएल परीक्षा के बारे में अगर तथ्य थे, साक्ष्य थे, तो सीजीएल के बारे में निर्णय लेने के क्रम में बाकी सभी एग्जामिनेशंस को रद्द क्यों किया गया, और यदि ऐसा किया गया है तो मैं ये भी मान सकता हूं कि सीजीएल की परीक्षा के मामले में लिए गए निर्णय को कमजोर बनाने के लिए उसको बिल्कुल मजाक
प्रतीत हो, ऐसा बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 एग्जामिनेशंस को रद्द किया है, ताकि ये छात्र जो है ये सरकार के इस तुगलकी ऑर्डर, तुगलकी फरमान के ऊपर कोर्ट जाए और कोर्ट से कुछ न कुछ राहत इन छात्रों को मिले, परंतु उनके गर्दन पे तलवार बराबर लटकती रहे और उनका भी भया दोहन हो और इन आंदोलनकारी छात्रों को एक मजाक के जरिए भुलावा देकर के, एक लॉलीपॉप देकर के घर भेज दिया जाए। सर, एक वाकया है कि 9 तारीख की रात, जब 9 तारीख को ये बातें सामने आ रही थी, जब स्टूडेंट लीडर्स उनके पास पहुंचे थे, जो स्टूडेंट के डेलीगेशन थे, मंत्रियों के साथ जब बैठक हो रही थी, और उस समय जब सरकार के जो डेलीगेशन में मंत्री थे शामिल, सुदीप्य सोनू जी थे, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कोर्ट का मामला है, जेएसएससी कोर्ट का मामला है, विदाउट कोर्ट के हस्तक्षेप के हम इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। तो ये 10 दिन का अंतराल, क्या 10 दिनों में सरकार के पास ये साक्ष्य आ गए, उन्होंने कोर्ट से साथ लिया, कोर्ट से किसी से सलाहकार लिया, मतलब विधिक सलाहकारों के पास गए? क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस तरीके से जब उनको बुलावा आया था 17 तारीख को, तो उसमें पहले ये चर्चा हुई कि स्टूडेंट को बोला गया कि आप साथ लेकर आएं, आपके नाम की भी चर्चा हुई। तो क्या इन 10 दिनों में, जब विधानसभा घेराव हुआ उसके बाद सरकार 7 दिनों, मात्र 7 दिनों में साक्ष्य इतने मिल गए कि ये रद्द हो सकता था एग्जाम? देखिए, माननीय सुदीप सोनू जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि जो उनकी धारणा थी या धारणा है, वो धारणा गलत है। ये सीजीएल से संबंधित जो मामला अब न्यायालय में चल रहा था प्रकाश कुमार का, वो समाप्त हो चुका था, उसमें अंतिम आदेश पारित हो चुका था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही अनुसंधान आगे बढ़ाया जाना था और 6 माह के भीतर अनुसंधान जो है सीआईडी का पूरा कर लिया जाना था। मैंने आपको बताया कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, ना ही किसी मंत्री ने, ना ही किसी सरकारी अधिकारी ने ओपनली या सोशल मीडिया के सामने या मीडिया के सामने ये बात रखी है कि साक्ष्य जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी प्राप्त हुए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी की गई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो मैं ये मानता हूं कि माननीय न्यायालय के सामने जो तथ्य और जो साक्ष्य थे, चूंकि राज्य सरकार और सीआईडी ने उन तथ्यों को, उन साक्ष्यों को न्यायालय से भी छिपाया था और पूरी केस डायरी जो है वो न्यायालय के समक्ष नहीं थी, ऐसे में उसी साक्ष्य या उन्हीं जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर हो सकता है कि राज्य सरकार को इस आंदोलन के क्रम में निर्णय लेने की मजबूरी थी, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे। यदि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार करने का आदेश देती अथवा कालांतर में सीबीआई इंक्वायरी की का आदेश माननीय न्यायालय पारित करती, तो ये विषय जरूर उजागर हो जाता कि प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ही काफी सारे साक्ष्य और एविडेंसेस आ चुके थे। फिर भी यदि माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत इन्वेस्टिगेशन 6 माह में हुई होगी और उसमें अतिरिक्त साक्ष्य आए हैं, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को उन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता थी और उस चर्चा के उपरांत ही कोई अंतिम यदि निर्णय लिया जाता तो राज्य सरकार का आदेश उचित कहा जा सकता था। मैं नहीं जानता हूं कि विस्तृत चर्चा की गई कि नहीं, विस्तृत विवरण जो है सारे साक्ष्यों के लिए गए कंसिडरेशन में कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो राज्य सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये सारे साक्ष्य जो है केस डायरी में थे और ये कतिपय कारणों से न्यायालय को नहीं बताए जा सके थे, परंतु जब गंभीरता पूर्वक सारे साक्ष्यों का आकलन किया गया तो ये पाया गया कि वास्तव में इस मामले में पेपर लीक थी और एजेंसी के द्वारा ही पेपर लीक थी। जाहिर है कि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले यदि क्वेश्चंस नेपाल में रटाए जा रहे थे, उसके आंसर्स या अन्य साक्ष्यों से भी स्पष्ट था कि आंसर्स रटाए गए थे, तो राज्य सरकार का निर्णय उस आधार पर भी सही प्रतीत होता है। परंतु प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को तो राज्य
सरकार को पूरा करना है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपके मंत्री कहते हैं कि ये कोर्ट से संबंधित मामला है और कोई साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, अचानक 7 दिनों के भीतर ऐसे कौन से साक्ष्य आ गए जो 2 वर्षों में नहीं मिले आपको। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को सीजीएल के मामले में जो निर्णय लिया उन्होंने, ये थोड़ा सा जस्टिफाई ये जरूर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य पहले से थे, परंतु बाकी एग्जामिनेशन जो रद्द किए गए हैं उसके बारे में ऐसी कोई बात राज्य सरकार नहीं प्राप्त करेगी और नहीं प्राप्त कर पाएगी और नहीं दिखा पाएगी। सिर्फ टीडीपीएल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और टीडीपीएल के मामले में 2-1 जो अक्यूज्ड है उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, तो उन सभी मामलों में भी अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी और आनन फानन में राज्य सरकार को सभी एग्जामिनेशंस को रद्द करने का निर्णय लेना नहीं चाहिए था। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं कि 14 जेपीएससी की पीटी रद्द कर दी गई, 11 to 13 जेपीएससी, जिसमें तो कई ऐसे डीएसपी होंगे जिन्होंने अपना ट्रेनिंग भी पूरा किया, अभी नौकरी कर रहे हैं। किसी ने 8 महीने नौकरी कर ली, किसी ने 1 साल की नौकरी कर ली, नौकरी हो गई उनकी। अब ऐसे में ये एक झटके में ख़त्म कर देना, अगर हम सेकेंड जेपीएससी की बात करें सर, आप चूँकि देखते आ रहे हैं, सेकेंड जेपीएससी में जब सीबीआई इंक्वायरी हुई और उस समय जब ये हाईकोर्ट का मामला था, हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर जाके इन लोगों ने स्टे ले लिया, अभी भी वो नौकरी में हैं। तो ये स्थिति फिर से बनेगी सर कि वो फिर अगर हाईकोर्ट में जाते हैं, स्टे नहीं लगता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? देखिए, जेपीएससी 2 का मामला थोड़ा अलग था। सेकेंड जेपीएससी के मामले में आरोप ये था कि अभ्यर्थियों के जो आंसर शीट्स थे उसमें मार्क्स की हेराफेरी की गई। कहीं पे मार्क्स काट के बढ़ा दिए गए थे या कहीं पे किसी योग्य अभ्यर्थी के मार्क्स जो है वो काट के हटाए गए थे, कम कर दिए गए थे। उसी तरह से इंटरव्यू में भी जो मार्क्स अलॉट किया गया था विभिन्न अभ्यर्थियों को, तो उसमें भी हेराफेरी की गई थी और काफी पैरवी इत्यादि प्रैक्टिस में यूज हुई थी। उस एग्जामिनेशन के मामले में चूंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट्री था और मार्कशीट इत्यादि सब कुछ अपरेंट थे या इंटरव्यू के मार्क्स अपरेंट थे, तो जो सही छात्र थे या अभ्यर्थी थे और जो टेंटेड अभ्यर्थी थे उस बारे में चीजें प्रत्यक्ष हो गई और इन्वेस्टिगेशन अन्य अभ्यर्थियों के मामले में जो हटा दिए गए थे बिना किसी प्रक्रिया और बिना किसी सही प्रक्रिया को अडॉप्ट किए हुए, तो माननीय न्यायालय ने उन सभी अभ्यर्थियों को राहत दी थी। वर्तमान मामले में भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि राज्य सरकार को जो निर्णय लेना था उसको समुचित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लेना था। यदि राज्य सरकार ने समुचित प्रक्रिया और नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया तो सीजीएल के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको सीधे तौर पर न्यायालय का रुख ले लेना चाहिए और न्यायालय में इन्हें न्याय मिलेगी, ऐसी संभावना मैं देखता हूं। जहां तक सीजीएल के नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रश्न है, उनकी नियुक्ति कंडीशनल थी। माननीय न्यायालय ने कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन फर्दर पूरी की जाएगी 6 माह में और 10 अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति रोक दी गई थी उसके अतिरिक्त और अभ्यर्थी अगर मिलते हैं तो उनकी भी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ये बात मैं मान सकता हूं कि राज्य सरकार ने यदि इन्वेस्टिगेशन किया है और न्यायालय के आदेश के उपरांत भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और समुचित तौर पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साथ में इस तरह की बात है कि पेपर लीक हुई थी, तो ऐसे में ये बड़ा डिफिकल्ट होगा कि कौन सा अभ्यर्थी जो है वो पेपर लीक के आधार पर चयनित हुआ है और कौन सा ऐसा अभ्यर्थी है जिसे कोई पेपर लीक का फायदा नहीं हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में यदि राज्य सरकार स्पष्ट पक्ष रख पाती है और सारे शर्तों का अगर उन्होंने जो है पालन किया है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अभ्यर्थियों को थोड़ी मुश्किल होगी, परंतु न्यायालय जरूर सरकार से पूछेगी, न्यायालय जरूर सीआईडी से पूछेगी कि आखिर ऐसे कौन से तथ्य हैं, कौन से साक्ष्य हैं, कौन से एविडेंसेस हैं जिस
उसके आधार पर आप टेंटेड नॉन टेंटेड के बीच का विभेद नहीं कर पा रहे। और यदि ऐसा है तो राज्य सरकार अगर न्यायालय को संतुष्ट कर पाएगी तो नियुक्तियों को वापस होने में संकट हो सकती है। सर, माननीय न्यायालय में आज याचिका भी दायर हो गई है दोनों पक्षों की तरफ से, जो पास आउट है उनकी तरफ से, जेपीएससी वालों ने भी और जेएसएससी वालों ने भी अपने तरफ से याचिका दायर की। लेकिन सर, एक पॉइंट है, क्या मान लिया जाए, क्योंकि आप जिस तरह से स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, तो ऐसे में और जो लोग समझना चाह रहे थे कि विधिक सलाहकार क्या कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जो आंदोलनरत छात्र थे सिर्फ उनको गुमराह किया गया? अगर कोर्ट से ये बच्चे स्टे ले लेते हैं, चाहे वो सीजीएल के हों या फिर जितनी भी और परीक्षाएं रद्द हुई हैं क्योंकि वो नौकरी में हैं, तब इनकी लड़ाई तो ऐसे ही रह गई, इनको फिर इंसाफ नहीं मिला सर? देखिए, राज्य सरकार या जो राज्य सरकार के विभाग होते हैं वो कई बार इसी तरह का निर्णय लेते हैं और ज्यादातर इसी तरह का निर्णय लेते हैं, क्योंकि न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय, वो आर्टिकल 226 के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो करती है वो डिसीजन का नहीं करती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का करती है। यदि उस डिसीजन को लिए जाने के क्रम में सारी जो जरूरी प्रक्रिया है वो पूरी की गई हैं तो आमतौर पे न्यायालय जो है वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य सरकार को अपने जो आदेश उन्होंने पारित किया है उसके पीछे की धारणा, उसके पीछे के तथ्य और उसके पीछे के विचार जो उन्होंने किए हैं और समुचित साक्ष्य जिसका कंसिडरेशन राज्य सरकार के समक्ष हुआ है वो जरूर देखने वाली बात होगी। और यदि समुचित प्रक्रिया पूरी की गई है और सारे वैसे तथ्य उपलब्ध हैं तो चूंकि ये नियुक्तियां टेंटेटिव थी, थोड़ी मुश्किल आएगी, जैसा मैं कह रहा हूँ। न्यायालय में मामले गए हैं, कोई भी न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है, बहुत कैलकुलेटेड चाल चलनी होगी इन छात्रों को भी। और आंदोलनकारी छात्रों के लिए मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि वो जरूर खुश हो रहे होंगे कि इतनी सारी परीक्षाएं सिर्फ आंदोलन की वजह से रद्द हो गई और वे सफल हो गए हैं। परंतु कालांतर में जब उन्हें ये पता चलेगा कि जानबूझ करके एक लिया गया निर्णय है, ये जानबूझ करके एक छलावा या एक चुटकुला प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो छात्र जो है वो मैं समझता हूँ कि काफी व्यथित होंगे, काफी दुखी होंगे और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन तो किसी विषय पर, चाहे तो सीजीएल की परीक्षा से संबंधित मामला हो या सीजीएल से अतिरिक्त अन्य एग्जामिनेशंस के जांच का विषय हो, वो एक बार राज्य सरकार ने इतना गंभीर निर्णय लिया है तो सिर्फ और सिर्फ अवैध या अपूर्ण प्रक्रिया के आधार पर छात्रों को न्याय मिल सकता है तत्काल में, परंतु इन विषयों की जांच का मामला और फेयर इन्वेस्टिगेशन का मामला तो भी ओपन रहेगा। तो राज्य सरकार ने कुल मिलाकर के उधर के भी छात्रों के साथ अन्याय कर दिया और इन छात्रों के साथ भी अन्याय किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि सीजीएल के मामले में अगर राज्य सरकार निर्णय लेती और छात्रों की मांग सीजीएल की परीक्षा को लेकर था, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर था, तो बाकी सारे एग्जामिनेशंस को रद्द करके ये दिखाना कि सारे एग्जामिनेशंस एक प्रकार के थे और सीजीएल परीक्षा इज इक्विवेलेंट टू स्टेनोग्राफर्स परीक्षा, स्टेनोग्राफर्स परीक्षा इज इक्विवेलेंट टू टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा, ये तो बहुत गलत है। सीजीएल की परीक्षा अलग थी, उसमें अलग तथ्य थे, अलग साक्ष्य थे, अलग तरह का पेपर लीक का आरोप था। अन्य एग्जामिनेशंस के बारे में आखिर क्या था ये तो राज्य सरकार बखूबी जानती है। सभी चीजों को मिस कर दिया गया, सभी चीजों को मिक्स कर दिया गया। कहते हैं ना कि ये सब कुछ घोर मट्ठा कर दिया गया है और ये घोर मट्ठा जो है वो सरकार को भी भारी पड़ेगी और दोनों पक्ष के छात्रों को भारी पड़ने वाली है। सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जिस तरह से नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, आपने भी देखा होगा, जो अधिसूचना जारी हुई सर, जो जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है सर, उसमें काउज है जेएसएससी सीजीएल प्लस टीडीएल कंपनी को लेके भी कर दिया गया नोटिफिकेशन एक पेज में, और जो जो एग्जाम है उसका अलग है, मतलब अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है सर, तो इसमें कितनी डिफिकल्टीज आएगी?
देखिए, हर ऑर्डर या हर डिसीजन जो सरकार का है वो सरकार को न्यायालय के समक्ष जस्टिफाई करना होगा। हर एक निर्णय के पीछे क्या कारण है, हर एक निर्णय के पीछे ऐसी क्या गंभीरता है, ऐसे क्या गंभीर ग्राउंड्स थे या कारण थे जिसके वजह से परीक्षा रद्द किया जाना ही उचित था, ये राज्य सरकार को न्यायालय को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि सीजीएल की परीक्षा के संबंध में एबंडेंट जो है, एबंडेंस में साक्ष्य है और पेपर लीक लगभग जो है वो जाहिर हो चुकी थी, दिखाई दे रहा था। यदि अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन के क्रम में सीआईडी को और साक्ष्य मिले हैं तो सीजीएल की परीक्षा बिल्कुल अलग तरीके से डील होनी है। जेपीएससी 14वीं की परीक्षा के बारे में भी काफी सारे गंभीर आरोप आए हैं और चेयरमैन ने भी रिजाइन किया, कुछ एक एक्यूज ने बड़े बड़े कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो 14वीं जेपीएससी और सीजीएल दोनों को एक साथ नहीं बिठाया जा सकता। उसमें अलग प्रकार से धांधली हुई और सीजीएल में अलग प्रकार से धांधली हुई। मैं नहीं जानता हूं कि किसको बचाने के लिए या सिर्फ सीबीआई से बचने के लिए या बच्चों को धोखा देने के लिए या आंदोलन समाप्त करने के लिए किस कारण से राज्य सरकार को इतनी हड़बड़ी में निर्णय लेना पड़ा। यदि राज्य सरकार सोच समझ करके एक स्पीकिंग डिसीजन के जरिए ये सारे निर्णय लेती तो मैं समझता हूँ काफी बेहतर होता, काफी अच्छा होता और इससे जो दागी अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता और जो जायज अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं वो रह जाते। ये अगर एक साथ में एनमास कायदे से हुआ है तो राज्य सरकार को बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों के मुताबिक ये सेटिस्फैक्शन दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने इतने सारे तथ्य जरूर इकट्ठा कर लिए थे कि एक भारी संख्या में छात्र या अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं और यदि ऐसा है तो टेंटेड कैंडिडेट्स और नॉन टेंटेड कैंडिडेट्स का विभेद राज्य सरकार या सीआईडी नहीं कर पाई। शुक्रिया सर हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो पूर्व महाधिवक्ता अजीत जी हैं जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और ये वो सवाल थे जो अभी झारखंड के तमाम उन अभ्यर्थियों, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का उन्होंने एग्जाम लिखा, जो पास आउट है, जो जेपीएससी चयनित है, इन तमाम लोगों के मन में कौंध रहा था और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हमने सर से लिया है। इस पूरे एपिसोड को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। वो आंदोलनकारी छात्र जिन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया इस खुशी में कि उन्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन सब कुछ मिलकर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, ये समझना होगा क्योंकि अब ये मामला माननीय न्यायालय में होगा। और बारीकी से समझिएगा कि सर ने किस किस पॉइंट पे बात की है। अगर आप बारीकी से इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इस पूरे वीडियो को शूट किया है हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।